गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 3 केंद्रीय स्थिति के माप, चैप्टर नंबर 1 और 2 मैं इसके बात कराऊंगी। चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने का मेन रीजन ये है कि क्लास 10th में आपने इससे रिलेटेड पढ़ा है तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, जानते रहेंगे तो समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन रीजन है। चैप्टर नंबर 3 केंद्रीय स्थिति के माप। तो किसे कहते हैं केंद्रीय स्थिति के माप? तो उसका अर्थ देखते हैं। अर्थ दिए गए अवलोकनों में से सबसे छोटे और सबसे बड़े अवलोकनों के केंद्र में रहने वाले माप को केंद्रीय स्थिति के माप कहते हैं। मतलब जो अवलोकन है उसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे छोटे और सबसे बड़े अवलोकनों के मध्य में जो माप आएगा अथवा तो केंद्र में जो माप आएगा उससे हम केंद्रीय स्थिति का माप कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्थिति के आदर्श मापों में निम्न मापों का समावेश होता है। निम्न मापों का समावेश होता है मतलब और भी माप होंगे उसमें, लेकिन ये 3 मापों का जो समावेश होगा जो हमें पढ़ना है, माध्य, मध्यिका, भूस्थिति। ठीक है, माध्य, मध्यिका और भूस्थिति। तो अभी मैं आपको अवलोकन बता दूं। ठीक है, माध्य, मध्यिका, भूस्थिति। पहले तो अवलोकन, मैं इसके एक एग्जाम्पल दे दूं जिससे इन तीनों को हम समझेंगे। मान लीजिए ये अवलोकन 3, 9, 7, 6, 2, 4, 9, 8। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं कि सबसे छोटा अवलोकन कौन सा है। तो सबसे छोटा इसमें 2 और सबसे बड़ा अवलोकन इसमें 9। ठीक है, सबसे छोटा 2, सबसे बड़ा 9। मतलब यहाँ पे ये जो अवलोकन है इनमें सबसे छोटा 2 है और सबसे बड़ा जो है वो है 9। इनके मध्य ही माध्य, मध्यिका और भूस्थिति का माप आएगा और वो क्या कहलाएगा? केंद्रीय स्थिति का माप। मतलब ये है कहने का कि माध्य, मध्यिका और भूस्थिति का जो भी माप होगा वो 2 से 9 के मध्य ही होगा। अगर 2 से 9 के मध्य नहीं आ रहा है इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। ठीक है, वो पॉइंट में भी आ सकता है, वो पॉइंट में नहीं भी आ सकता है, पर आएगा तो 2 से 9 के बीच में ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2 से 9 ये अवलोकन हो गया। अब आते हैं हम माध्य को। तो पहले इस अवलोकन में माध्य को समझते हैं। आपको माध्य निकालने का तरीका आपने 10th में देखा होगा कि जो भी अवलोकन है उसको प्लस करेंगे, इनका योग करेंगे, इन योगों में इनकी संख्या से भाग दे देंगे। जैसे 3 + 9 + 7 + 6 + 2 + 4 + 9 + 8 + 5। ठीक है, फिर जो टोटल आएगा, जो योग होगा, उस योग में इनकी संख्या कितनी दे देते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो जो भी टोटल होगा उससे 9 से भाग दे देंगे। तो जो आंसर आएगा, जो माप आएगा वो होगा माध्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्यिका पे आते हैं। तो मध्यिका का एक फॉर्मूला था n + 1/2, मतलब n + 1 / 2 करेंगे तो मध्यिका निकल जाएगा। आपने ये भी 10th में सीखा है कि जो भी हमारा टोटल होगा उस टोटल में 1 प्लस करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मध्यिका मिल जाएगा। ठीक है, अब भूस्थिति पे आते हैं। भूस्थिति जो है उसका मतलब ये होता है कि अवलोकनों में बार बार पुनरावर्तित होने वाली संख्या, पुनरावर्तित होने वाली संख्या। अब कौन सी संख्या यहाँ पुनरावर्तित हो रही है? तो ये 9 और ये 9, मतलब 2 बार 9 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो 9 है ये हमारा भूस्थिति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले x माध्य जो है उसको x बार से दर्शाते हैं, मध्यिका को m और भूस्थिति को m। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माध्य का अर्थ मैंने लिखा है। तो माध्य किसे कहते हैं? तो दिए गए अवलोकनों के योग को कुल अवलोकनों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त मूल्य को माध्य कहते हैं। अभी मैंने यहाँ अवलोकन के एग्जाम्पल का आपको बताया था कि जो भी अवलोकन होंगे उनका योग किया जाएगा, उस योग में जितनी अवलोकनों की संख्या होगी उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें माध्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा?
माध्य मिल जाएगा। ठीक है, तो माध्य दिए गए अवलोकनों के योग को कुल अवलोकनों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त मूल्य को माध्य कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो स्वाध्याय 3.1 करने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद करना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सूत्र मैंने लिखा हुआ है, इसमें एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत, दूसरा वर्गीकृत, दो टाइप से है। पहले अवर्गीकृत सूचना और वर्गीकृत सूचना। अवर्गीकृत क्या था? तो अवर्गीकृत ऐसे अवलोकनों में होता है। ठीक है, चर मूल्य में दिया होता है, अवलोकन होते हैं जिसमें मात्र xi होता है। ठीक है, ऐसे अवलोकन भी होगा और कुछ नहीं होगा, मात्र अवलोकन होगा। वो किस में आएगा? अवर्गीकृत सूचना में। ठीक है, जिसका फॉर्मूला दिया x बार बराबर सिग्मा xi बटे में n। ठीक है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा di बटे में। ये वाला फॉर्मूला आप 10th में यूज करते थे, यूज इसे भी करते थे, बट ये था थोड़ा सा जिसका मतलब गणना थोड़ी बड़ी होती है, तो इसको सॉल्व करना भारी हो जाता है। और गणना इजी करने के लिए हम a प्लस लगाते हैं, जिससे गणना थोड़ी इजी हो जाती है। लेकिन ये 10th था। ठीक है, 11th में आपके पास कैलकुलेटर है, गणना चाहे कितनी भी बड़ी हो आप उसे इजीली कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम इस वाले फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। इसका ऐसा नहीं है कि हमें यूज ही नहीं करना तो याद ना करने, बिल्कुल नहीं, हमें यूज करना है। लेकिन ये इसकी जो मेथड है, थोड़ा सा a निकालो प्लस a प्लस a करो, फिर मतलब थोड़ा सा टाइम लेगा, और हमारे पास कैलकुलेटर है तो हम टाइम उतना क्यों दें। ठीक है, तो हम ये आगे बढ़ते हैं। वर्गीकृत सूचना के लिए, वर्गीकृत सूचना जहां पे fi दो होगा, या तो चर मूल्य होगा और आवृत्ति होगी, या तो वर्ग होगा और आवृत्ति होगी। ठीक है, तो ऐसे xi fi दो दिए होंगे, जिसमें आपको वर्गीकृत में भी दो प्रकार होते हैं, खंडित अखंडित। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उस सूत्र का यूज नहीं करना है, यहाँ पे हमको दोनों सेम ही आ जाएगा। इसके लिए हम दोनों को मतलब ये वर्गीकृत में इतना ही आएगा, तो हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, सिग्मा fi बटे में n, ये फॉर्मूला होगा, और x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di बटे में n गुणे c। ठीक है, मैंने तब अब यहाँ पे जैसे कहा था वैसे ही 10th में गणना छोटी करने के लिए हम इसका यूज करते थे, बट यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर है, मैं बार बार यही कह रही हूँ, तो गणना छोटी करने की जरूरत नहीं है, हम इजीली सिंपल मेथड से इसको कर सकते हैं। तो इसमें टाइम कम लेगा, इसीलिए हम इसी का यूज करेंगे, इसका हम अभी नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें याद नहीं करना, हमें करना है, बट हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, बट हम यूज इसका और इसका आगे के स्वाध्याय 3.1 में। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट आउट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा।